तो मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट था अन्ना हजारे का आंदोलन। आरटीआई तो मैंने बहुत बाद में सीखा, क्योंकि दिल से मुझे जो नफरत है ना, वो करप्शन के खिलाफ है। मॉडल पण वाकड़ा नहीं। और वो गडकरी जी ने जब मुझे इस तरह से कहा, तो तभी मैंने उनको एक मैसेज लिख के भेजा था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। और 39 डिफेमेशन केसेस है इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। डे के लिए इसीलिए मैडम की बातें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक हो जाती है। आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग आपको रोकने के लिए, आपको पकड़ के पीछे खींचने के लिए आएंगे। शनिदेव जी की दृष्टि पड़ जाती है और फिर 7:30 शुरू हो जाती है। शुगर बैंक्स जो कंपनीज का स्कैम हुआ था, अगर आपको एक दिन के लिए महाराष्ट्र का सीएम बना दिया जाए ना, सीरियसली, तो क्या चेंजेस होंगे जो सबसे पहले एकदम धड़ाधड़। पार्थ पवार पर भी कुछ आरोप आपने लगाए हैं जमीन घोटाले को। मुझे दर्द इस बात का हुआ कि 14 years ऑफ माई लाइफ आई फॉट अगेंस्ट अजीत पवार। उनका एक्सीडेंट हुआ, मुझे सबसे ज्यादा शायद शॉक लगा था। छगन भुजबल जो थे जी, उन्होंने किसी एक औरत को मेरे घर भेजा। जी, सोशल मीडिया पे भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके लिए ना पहले तो मानसिकता, जो सोच है, वो बदलने की जरूरत है। 15 साल ऑफ एक्टिविज्म से मुझे इतना पता चला है कि हमारी सिस्टम सड़ चुकी है। क्राइम ऑफ मेन अगेंस्ट विमेन, विमेन अगेंस्ट विमेन एंड गवर्नमेंट अगेंस्ट विमेन। तो जब भी वो एड दिखती थी ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। वुमन इज ऑलवेज वीकर देन द मैन। ऐसे क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम भी करे, पैसा भी कमाए, घर भी देखे, बच्चे भी देखे। कि हमने जो महाराष्ट्र में केसेस हुए थे, चाहे वो वैष्णवी हगवणे केस हो या अभी गौरी गर्जे केस हो, चाहे सुप्रिया सुळे हो, गोपीनाथ मुंडे की दोनों डॉटर्स हो, पंकजा और प्रीतम मुंडे, जितनी भी है सारी की सारी, पूनम महाजन हो। हमने कभी सोचा है कि ट्रम्प जो हमें रोज उठ के डांट लगाता है, परमिशन देता है ऑयल बाय करने की, हम ये क्यों नहीं सोचते कि 1.65% ऑफ ग्रॉस क्रेडिट कार्ड रेवेन्यूज गो टू अ अमेरिकन कंपनी। बंद कर दो, अमेजॉन बंद कर दो। महाराष्ट्र का जो महिला आयोग है, आपको पता है उसको कितना फंड दिया जाता है साल का? महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचारों के अलावा उनकी अपनी प्रॉब्लम्स भी बहुत है। मुंबई हाईकोर्ट के लेडीज टॉयलेट में कोई जाकर मुझे दिखाए। स्वच्छ भारत अभियान जो था, उसका आगे क्या हुआ? अब हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके ऊपर बायोपिक बने तो आप क्या चाहेंगी, आपका कैरेक्टर किसको करना चाहिए? तो आपको लगता है कि ऐसे पॉलिटिशियंस द्वारा भी महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, जैसे कि पूजा चौहान का जो केस रहा है? मुझे तो लगता है कि नोबडी इज सीरियस अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और आज अगर मैं देखती हूँ तो उन्हीं के कैबिनेट में संजय राठौड़ जी आते हैं। अभी एप्स्टीन का जिक्र इधर मैं करना चाहूंगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मुंबई पंच में। मैं हूँ आपकी होस्ट कंचन विशाल दुराफे। और आज क्योंकि हम महिला दिवस का स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं ऐसी खास मेहमान जिनकी शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जो एक सक्रिय समाज सेविका है और एक जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। जी हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिनकी साफ और बेबाक आवाज़ जानी मानी है और सारा भारत इन्हें अंजलि दमानिया के नाम से जानता है। वो नाजुक नहीं है, हौसलों की दीवार है। वो नाजुक नहीं है, हौसलों की दीवार है और उनके इरादों के आगे हर मुश्किल लाचार है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज हमारे साथ अंजलि दमानिया जी का। नमस्ते। नमस्कार अंजलि जी। आपने तो आई थिंक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की हुई है, फिर आपका समाज सेवा में आना कैसे हुआ? एक्चुअली कैसे हुआ कि आफ्टर फिनिशिंग माय मेडिकल टेक्नोलॉजी मैंने फेलोशिप की 1 year इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। और वो करने के बाद मेरी एक डायग्नोस्टिक सेंटर था सेंटा क्रूज में, यहाँ से पास में ही है जी। और वहाँ वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग फ्रॉम 2D एकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, 3D सोनो, डॉपलर्स, डिजिटल एक्सरे। एंड महाराष्ट्र का फर्स्ट डिजिटल एक्सरे 2002 में मैंने लिया था। हाँ, ये बात मुझे पता भी चली, तो मैं बहुत ज्यादा शौक थी कि ये कैसे हो सकता है। कहाँ इंसान के एक्सरे आप निकाल रही थी, कहाँ दूसरी तरह का एक्सरे निकालना। बिल्कुल बिल्कुल। पैथोलॉजी लेबोरेटरी तो मेरे यहाँ कैसे था कि 2 DM कार्डियोलॉजिस्ट थे, 1 DM न्यूरोलॉजिस्ट थे, 1 MD रेडियोलॉजिस्ट थे और बहुत ही अच्छा सेटअप था। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी, जैसे हम 20 इंश्योरेंस कंपनीज के पैनल पे थे, रिलायंस के पैनल पे थे, तो सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। और बोलते हैं ना कि जैसे दिमाग खराब हो गया और
कहीं ना कहीं हम सबको जो अंदर से लगता है कि ये देश को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ये सोच से हम इसमें आए हैं। तो ये सोच शुरू से ही थी आपकी? नहीं, दिमाग में तो सबके होता है, पर जी। उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है। तो मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट था अन्ना हजारे का आंदोलन। जी। उसमें हम पहले इंडिया के अगेंस्ट करप्शन में, जी। तब से शुरुआत हुई। एंड उसके बाद हमने, मानी मेरी मुलाकात इन सबसे हुई, अरविंद से, अरविंद केजरीवाल, जी जी। प्रशांत भूषण, और फिर हमने सोचा कि भाई अब पॉलिटिकल पार्टी बनाना ज़रूरी है। एंड मेरी और अरविंद की इस पे काफ़ी बातें हुई थी, और उसके बाद हमने आम आदमी पार्टी बनाई। मैं उसकी एक फाउंडर मेंबर थी। हाँ, मैंने ये सुना है कि ये आइडिया भी आपका ही था कि पार्टी बनाई जाए। जी बिल्कुल, जब मुझे ऐसे लगा कि कहीं डेड एंड आ चुका है जी। और यहाँ से कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है जी। तो हमने सोचा, मैंने अरविंद को लिखा कि हमें एक पार्टी बनानी चाहिए। तो उसने फ़ोन किया मुझे कि क्यों, कैसे लग रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी हाई टाइम, वी नीड टू डू समथिंग, क्योंकि ये डेड एंड आ चुका है और हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना ज़रूरी है। अच्छा, तो अगर मतलब 2011 में आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़े थे और उसके बाद फिर आपने ये पार्टी के बारे में सोचा, क्या इस बीच में भी आप ये आरटीआई का आपने स्टार्ट कर दिया? नहीं, मैंने आरटीआई तो मैंने बहुत बाद में सीखा। माने आई एम नॉट एग्जैक्टली एन आरटीआई एक्टिविस्ट, आई एम बेसिकली एन एंटी करप्शन एक्टिविस्ट। क्योंकि दिल से मुझे जो नफरत है ना, वो करप्शन के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है, मैंने तो आरटीआई मुझे 2011 तक पता भी नहीं था बराबर से। उसके बाद मैंने उसकी पूरी सिस्टम्स पढ़ी और सीखी, और उसके बाद यूज़ करना शुरू किया था। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आप कह रही हैं आपको भ्रष्टाचार से सख्त नफरत रही, तो ये क्या, मैं मानती हूँ कि बचपन में ही संस्कारों के द्वारा बीज पड़ जाते हैं, तो ये ऐसी भावनाएं बचपन से ही रही, क्या इसमें आपके परिवार का क्या योगदान रहा? एक्चुअली मेरे पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी थे। जी। तो वो पहले, आई थिंक आई वाज जस्ट 11 years old, तभी मेरे पापा ने महाड़ा से जॉब का इस्तीफ़ा दिया था। जी। और क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। जी। और वो आरएसएस में थे। जी। तो उनको लगा कि भाई मैं सिद्धांतों पे काम करूँगा, नहीं होता है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, पर मैं गंदी हरकतें नहीं करूँगा। तो इस वजह से मैंने वो सब, मैंने कहीं ना कहीं वो जो विचार थे उनके, जैसे वो मराठी में बोलते थे, पण मोडेन पण वाकड़ा नहीं। सो वो कहीं ना कहीं हम चार बने, 2 भाई 2 बहन हैं, सब में ये पहले से आया है। आज भी अगर आप मिलेंगे सबसे, ऑल ऑफ देम आर ऑल वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फिर आप यही बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी की स्टार्टिंग कैसे हुई? तो कैसे हुआ कि जब ऐसे लगा कि हम डेड एंड पे आ गए हैं, तो मैंने अरविंद को बोला कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी चालू करने की ज़रूरत है। बिकॉज बाहर से रहकर हम अगर सोचेंगे कि ये लोग बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से इनकी कुर्सी हिलाना ज़रूरी है हमारे लिए, और हमें पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करनी चाहिए, जिस पे अरविंद ने कहा कि हम कैसे करेंगे, इतने 550 अच्छे लोग मिलना ज़रूरी है। तो मैंने कहा अगर इतने बड़े देश में अगर 550 अच्छे लोग नहीं है तो ये आंदोलन का भी कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये भी बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह से फिर हमने काफ़ी सारी बातें की, सलाह मशवरा किए, और फिर इस निर्णय पर आए कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी करनी चाहिए। तो 2012 में हमने पार्टी फ्लोट की थी, जिसकी मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो ब्रॉडली अगर आप देखने जाएंगे तो मैंने स्टार्टिंग इरिगेशन स्कैम से हुई। जब मैं इरिगेशन स्कैम पे काम कर रही थी, तभी मैं एक बार गडकरी जी को मिलने गई थी, और वो गडकरी जी ने जब मुझे इस तरह से कहा कि नहीं हम इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, और 4 काम शरद पवार हमारे करते हैं, 4 काम मैं उनके करता हूँ, हमारे बिजनेसेस साथ में हैं, तब तक कैसे था, ये डायरेक्टली गडकरी जी ने आपसे कहा? हाँ, 4 जन हम बैठे थे जी, और उन्होंने खुद कहा। तो कैसे था कि मुझे तब तक आई वॉज अ सिंपल पर्सन, मुझे ये राजनीति चलता कैसे है ये सब ज़्यादा पता नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और तभी बीजेपी के अध्यक्ष ये नितिन गडकरी जी थे, और मैं सोच रही हूँ कि ये बंदा जो सो कॉल्ड बीजेपी का है, तो तभी मैंने उनको एक मैसेज लिख के भेजा था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, और वो पूरा मैसेज में मैंने लिखा कि माई फादर followed these principles, and what are you a politician of my country or a businessman?
सो ये मैसेज मैंने उनको भेजा। उसके बाद काफ़ी सारा रिटेलिएशन हुआ और मैंने पहली बार पूर्ति पे काम करना शुरू किया था। ओके। तब वो पूर्ति स्कैम आया जिसके वजह से उनको शायद सेकंड टर्म नहीं जी, मिली, जी, जी। जिसके वजह से शायद मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, वगैरह वगैरह वगैरह। बट इट स्टार्टेड विथ इरिगेशन स्कैम, देन गडकरी जी के खिलाफ गडकरी का जी। लड़ा, उन्होंने भी आपके खिलाफ डिफेमेशन आई थिंक डिफेमेशन किया। बट किया। उसके मैंने नोटिस भेजी, उसके जी। बाद मैंने तो कहा था जो करके दिखाओ तो मैं सारा कच्चा चिट्ठा कोर्ट में ही डाल दूं। डिफेमेशन आप पे और भी काफी सारे चल बहुत रहे सारे हैं। हैं, 39 डिफेमेशन केसेस है इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। yes। या तो वो तो ठीक है, आई मीन लड़ो तो ऐसे ही थोड़ी ना वो छोड़ेंगे। और आसानी उनके से पास तो तो कुछ पूरी भी नहीं। यंत्रणा होती है, उनके सारे वॉलंटियर्स होते हैं, मगर वो क्या कार्यकर्ताओं हिम्मत को है, बोलकर। क्या हिम्मत दिखाई है आपने। इसीलिए मैं बोल रही हूँ वुमेन्स डे के लिए, इसीलिए मैडम की बातें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक हो जाती हैं कि आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग आपको रोकने के लिए, आपको पकड़ के पीछे खींचने के लिए आएंगे, लेकिन डरिए मत, ताकत हौसला बनाए रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर है एक वुमन के एक्चुअली अंदर, बहुत ज़्यादा पावर है। सच्चाई की पावर जो है ना बिल्कुल। वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज़्यादा है। आज अगर महाराष्ट्र में जो सो कॉल्ड नाम है या व्हाटएवर है, तो ऑफिशियल्स हो, लोग हो, सबको पता है कि ये औरत झूठ नहीं बोलेगी जी। और ये औरत जो है वो ऐसे लड़ेगी कि अगर हमारे पीछे पड़ गई तो तकलीफ हो जाएगी। इस बात के तरह का लिए शायद एक उनको डर मजेदार है। बात है मेरे पास। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे हमारे सनातन धर्म में नहीं होता कि शनिदेव जी की दृष्टि पड़ जाती है और फिर 7:30 शुरू हो जाती है। जी तो अगर किसी के भ्रष्टाचार या घोटाले पर आपकी दृष्टि पड़ गई तो फिर उसकी तो 7:30 छोड़ूंगी शुरू नहीं। है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट वही हुआ एक बार, छगन भुजबल जो थे जी जी उन्होंने किसी एक औरत को मेरे घर भेजा जी। और मुझे ये बोलने के लिए कि आपको जो चाहिए बताइए एंड यू बैक ऑफ। क्या उन्होंने डायरेक्टली आकर आपसे बोला कि नहीं उन्हें नहीं, उन्होंने भेजा एक गया लेडी है? को घर भेजा था, जी, यहीं जी। पर जहां आप बैठी वहां वो बैठी थी और मैं यहाँ बैठकर हम बात कर रहे थे। जी। और उन्होंने बोला कि कैसे है ना कि मुझे एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक है और छगन भुजबल जी को भी बहुत शौक है और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, मैं समाज सेवा करती हूँ, मैं आपके यहाँ वाकोला जो है वहाँ पर गरीब लोगों के लिए काम करती हूँ, वगैरह वगैरह। मैंने सब सुन लिया उसका पहले। फिर उसको बोला आप गरीब लोगों के लिए काम करती हैं, तो बोलती हाँ। मैंने कहा उनकी जो हालत है ना ये छगन भुजबल जैसे लोगों की वजह से। वो अगर सिर्फ भात खाते हैं ना तो वो चावल खाने की वजह छगन भुजबल जैसे लोग हैं, उनको सब्जी ये सब खाने के पैसे नहीं है, वो छगन भुजबल जैसे लोगों की वजह से। और आप कहती है ना कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती है, तो आप छगन भुजबल जी को जाके बोलिए कि आपकी शनि की दशा आज से शुरू हुई है। तो ये फैक्ट है कि मैं किसी चीज को आधे में नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, ये आई थिंक 2014-15 की बात है। यस। और फिर बाद में उन्हें 2 साल के लिए 2.5 साल वो जेल हाँ, में थे और फिर 18 में उनको जी जी। और बेल उसमें तो मिल गई। 2-3 बार ऐसे हुआ कि हमारे जो कोर्ट में जी। जो हमारे एडवोकेट थे उन्होंने रात को बोल दिया कि नहीं कल हम नहीं जा पाएंगे। जी। तो तब तक हमने तो कोर्ट सिर्फ हिंदी पिक्चर में देखा था ना, बिल्कुल। कभी उसकी आदत ही नहीं थी। तो पहली बार चीफ जस्टिस के सामने खड़े रह के मैंने इन पर्सन आर्ग्यूमेंट किया था फॉर 6 टाइम्स एंड तब जाकर उन पे FIR हुआ एंड ही वेंट टू जेल। जब आप ये बातें कर रही हैं आपकी आंखों में वो चमक दिख रही है, वो हौसला दिख रहा है, जिसकी खामोशी में भी ताकत का शोर है। वो एक सिर्फ औरत नहीं, चलती फिरती हिम्मत का दौर है। वो है अंजलि दमानिया जी। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है मैडम। और फिर अभी आपने पार्थ पवार पर भी कुछ आरोप आपने लगाए हैं जमीन घोटाले को लेकर। कुछ आरोप नहीं, मैं तो कहती हूँ कि देखो सरकारी जमीन है जी 40 एकर्स की जिसका वैल्यूएशन 1800 करोड़ है। जी। वो एक महार वतन की जमीन है जो उन महार लोगों के नाम पे थी। जी। ये भाई साहब जाकर वो लेना चाहते थे, वो जाकर एक शीतल तेजवानी के साथ हाथ मिलाकर अगर ये लेना चाहते हैं तो ये गलत है। माने माई थिंकिंग इज वेरी स्ट्रेट। जो भ्रष्ट है उसको भ्रष्ट बोलने में संकोच किस बात का। तो मैंने तो हेड ऑन बैटल शुरू की, उनके सारे पेपर्स खोद दिए। पर ये सब करते करते मुझे ऐसे लगता है कि इसमें से मिला क्या। आज अगर हम देखने जाए तो कुछ भी नहीं। माने अजीत पवार वो तो ही वॉज बैक एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। Yes. एक बार नहीं 2 बार उसके बाद भी। मैंने सिंचाई घोटाला निकालने के बाद
उसके बाद महाराष्ट्र बैंक का उन्होंने स्कैम किया था। मुझे दर्द इस बात का हुआ कि 14 years ऑफ माई लाइफ आई फॉट अगेंस्ट अजीत पवार, और जब वो उनका एक्सीडेंट हुआ मुझे सबसे ज़्यादा शायद शॉक लगा था। 2 दिन तक मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने कहा इस तरह की उनकी मौत जो है कोई वो भी नहीं। मुझे मंजूर नहीं। मैं उनके साथ और 20 साल कोर्ट में लड़ सकते हैं, पर बिल्कुल। इस प्रकार की मौत मुझे वो एक मंजूर नहीं। बहुत पर- ज्यादा दुखद हादसा हुआ है। उनका खुद का बेटा, जी उनकी बीवी, उनके जो साथी थे, ये राजनीति अब इतनी गंदी हो चुकी है शायद कि उनको अभी जो हम कहते हैं ना फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो बचे ही नहीं है। जो सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल जो सुबह शाम उनके साथ काम करते थे, जिस दिन उनकी मौत हुई उसके दूसरे दिन से किसी के भी चेहरे पर मुझे ऐसे भाव नहीं दिखे जिसे अगर हम ये महसूस कर सके कि सचमुच इन्हें अफसोस हुआ है। कहीं भी मुझे ऐसे नहीं लगा। तो मैंने उनके बेटे को लग रहा था, और जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रहे थे कि जाने के कुछ चंद घंटों में ये लड़का बोल रहा था कि मुझे राज्यसभा में जाना है और मेरी माँ को उप मुख्यमंत्री बनाना है। ये सब जब देखती हूँ ना तो ऐसे लगता है कितनी गंदी हो चुकी है राजनीति। क्या आपको किसी कॉन्स्पिरेसी की भी आशंका है? 100% डे 1 से है। और ये जो भी रोहित पवार बोल रहे थे वो शायद डे 1 से मेरे मन में बिल्कुल ही था। तो कोई भी व्यक्ति इतना नॉर्मल नहीं हो सकता। देयर इज नो डाउट कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है। जो मैं उनका रिपोर्ट पढ़ रही थी, इसको भी आप नहीं, जांचेंगी अब अपने मेरे हिसाब ख्याल से कैसे है कि रोहित पवार उस पर ऑलरेडी काम कर रहे जी। हैं और काफ़ी सारा अच्छा काम कर चुके हैं। क्या आप रोहित पवार के टच में हैं? नहीं, मैंने काफ़ी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने उनको पहुंचा दी है। तो इनडायरेक्टली डेफिनेटली यस, बट अगर मुझे ऐसे लगता है आज मैं लड़ रही हूँ, मेरे जैसे और 100 तैयार हो जाए, 1000 तैयार हो जाए, तो फाइट बिकम्स ईजियर। अगर एक व्यक्ति होता है उसको उड़ा दो तो ख़त्म, आगे फाइट ही ख़त्म। तो बहुत सारे लोगों को वो हिम्मत जुटाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये आपने इस बात की एक मिसाल भी रखी है कि कोई भी अकेला, अक्सर महिलाएं कहती मैं अकेली क्या कर लूँगी, तो वो अकेले आप क्या कर सकते हैं कि बड़े बड़े सिंहासन के पकड़ के पाए हिला दिए हैं इन्होंने और बड़े बड़े नेताओं को भी गिरा दिया है ऊपर से। तो ऐसे ही आप भ्रष्टाचार को भी मिटा सकते हैं और किसी भी तरह का जो भी अन्याय आपको दिखाई दे रहा है या आपको लगता है कि मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कई महिलाएं, अगर बात करें घरेलू हिंसा पे, तो आज भी कई महिलाएं घर में हैं, वो अपनी परेशानियां बता नहीं पाती हैं, जो भी प्रेशर होते हैं। और महिलाओं के साथ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ईव टीजिंग भी एक छोटी सी चीज़ है, पर वो कितना बड़ा मेंटल जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। साथ ही रेप से लेके सब कुछ, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो बढ़ती ही जा रही हैं। और ये सोशल मीडिया पे भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके लिए ना पहले तो मानसिकता, जो सोच है, वो बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे याद है मैंने कॉलेज में क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे मैंने एक ऐसे लिखा था जी। तो मैंने उसमें शुरुआत ही ऐसे की थी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन कैन बी डिफाइंड इन 3 टाइप्स। क्राइम ऑफ मेन अगेंस्ट वुमेन, विमेन अगेंस्ट वुमेन एंड गवर्नमेंट अगेंस्ट वुमेन। तो क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तभी तक एनडीए में भी महिलाएं नहीं जा सकती थी, तो उसमें जो ऐड आती थी, और मुझे बहुत शौक था पहले से कि देश के लिए कुछ करूं, तो जब भी वो ऐड दिखती थी ना मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि उसमें लिखा होता था फॉर मेन ओनली। मुझे ऐसा लगता था क्यों, वाई फॉर मेन ओनली, ये विमेन क्यों नहीं जा सकते आर्म्ड फोर्सेस में। तो पहले तो मेन अगेंस्ट वुमेन जो मैं मानती हूँ ना वो है, बट वो छोटा है। क्योंकि क्यों है वो, उसकी वजह भी शायद वुमेन है बहुत, क्योंकि जिस तरह से माँ अपने बेटे को बड़ा करती है तो वो जो सोच है वो सब जो बीज डालते हैं वही विकसित डाला जाता है दिमाग में, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत माँ से होती है। ऐसे मुझे लगता है। जैसे मैं अपना एक उदाहरण देती हूँ कि जब मेरी शादी हुई, आई वॉज अ महाराष्ट्रियन, मैरिड अ गुजराती जी, कंप्लीट अलग टाइप की सोच थी क्योंकि मेरी मदर वॉज अ वर्किंग मदर एंड यहाँ आई तो सारे अनीश के जो ये थे वो सारे, एक तो वो जॉइंट फैमिली थी जी, जिसमें मेरी सास थी,
मेरी काकी सास थी और अनीश की फोई थी, हु वाज अनमैरिड। तो वो 3 थे, अनीश की 4 कजन्स थी। तो डे 1 ऑफ मैरिज, दूसरे दिन सुबह मुझे बोला गया, वो आंटी जो थी, फोई जो थी, वो मुझे लेकर गई और बाथरूम में दिखाया कि ये देखो, मैं आज तक उसके कपड़े रखती थी, उसका पानी वानी निकालती थी, आज तक मैंने किया, आज अब से तुझे आपको करना है। जी। तो ये मुझे बताया गया। तो मैंने, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट वुमन। तो मैंने उनको कहा कि भाई रूम में आओ 2 मिनट। मैंने कहा ये जो कबर्ड है ना, वो मैं सब प्रॉपर रखूंगी, हाथ से लेना है और जाना है, कोई हिंदी पिक्चर डायलॉग नहीं चलेगा, अंजू मेरा टॉवल कहाँ है या मेरा वो कहाँ है, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डे 1 ही मैंने ये क्लियर कर दिया कि आई विल बी अ गुड होम मेकर, बट दैट डजंट मीन आई विल डू ऑल दीज काइंड ऑफ ट्रिवियल जॉब्स। आई विल रेज माई चिल्ड्रन वेल, उन पे जो संस्कार है, जो ये है, उस पे मैं टाइम स्पेंड करूँगी। मैं मेरे बेटे को, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी ट्यूशन्स को भेजा है, बेटे को या बेटी को, दोनों को घर पे पढ़ाती थी। तो मेरा काम प्लस घर का काम प्लस बच्चों का काम, ये सब करती थी। और हमेशा से मैंने अनीश को बोला था, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम। एक के पास एक्स होता है, एक के पास एक्स वाई होता है। एक क्रोमोसोम की वजह से अगर औरत सब करते रहेगी तो ये गलत है, ये सोच ही गलत है। बिल्कुल। तो दूसरा मैंने उसे बोला था कि बायोलॉजिकली अ वुमन इज ऑलवेज वीकर दैन द मैन। सो मेरा हीमोग्लोबिन तभी ना अबाउट 8-9 की रेंज में रहता था, बिकॉज आई यूज टू बी, मुझे बीटा थैलेसीमिया है, जिसकी वजह से वो हमेशा लो रहता था, और अनीश का 15+ होता था। तो मैंने कहा तुझसे मेरा हाफ है, हाफ माने ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हम बोलते हैं वो हाफ है। तो ताकत बायोलॉजिकली अ वुमन इज वीकर। तो ऐसे क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम भी करे, पैसा भी कमाए, घर भी देखे, बच्चे भी देखे, और बाकी सारे साहबजादे आकर पैर लंबे करके वो एक्सपेक्ट करेंगे कि बीवी चाय लेके आए, बीवी खाना लेके आए। ये गलत सोच ही गलत है। तो मैंने अपने घर में क्या किया था ये भी मैं बताती हूँ, और मुझे लगता है ये पूरे महाराष्ट्र में हमने बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरे दोनों, मुझे पहली बेटी है और छोटा बेटा है। शायद मैंने मेरी बेटी को इतना पैम्पर किया था कि लोग मुझे बोलने लगे थे कि अरे बेटा तेरा ही है, कोई सौतेला है नहीं, तो उसको अच्छे से ट्रीट कर। तो मैंने ऑफ कोर्स 3 साल के बाद तो वो भी बहुत ही, मैंने दोनों को फिर बराबर का, जो हम कहते हैं ना, काम भी बराबर करने का, पढ़ाई भी बराबर करने की, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी दोनों को बराबर देने के। तो उसमें मुझे याद है कि मैं जो स्कूल से मैं उनको लेकर आती थी और आने के बाद खाना खिला के जानवी को एक दिन क्लीन करने को बोलती थी और एक दिन कुणाल को। और इसका फ़र्क ये हुआ कि आज मेरा बेटा आप जो बोले वो बना के आपको खिलाएगा। और जिस दिन वो यूएस गया तब मैंने उसे बोला कि ये चाहे तेरी पार्टनर हो चाहे तेरी वाइफ हो, मैंने आजकल वो लिव इन कॉन्सेप्ट है ना, तो मैंने उसको वही बोला कि चाहे तेरी पार्टनर हो चाहे वाइफ हो, ट्रीट हर ऑलवेज एज योर इक्वल, नॉट जेंडर इक्वलिटी इज मस्ट, 100%। यस। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में लैक होता है। जैसे मैंने इस काफी सारे अभी केसेस, भारत में लैक होता है। बिल्कुल, ये हमारी सभी जगह है संस्कृति में, और ये वहीं पे, मतलब जो आपने बताया है ये मैं भी कहती हूँ, ये लाइफ स्किल्स हैं, ये आपको आनी ही चाहिए, सबको आनी चाहिए। या बट इसमें लाइक महाराष्ट्र में तो पूरा, जैसे मैं 35 डिस्ट्रिक्ट्स घूम चुकी हूँ और हर बार ये देखती हूँ कि बेटी की शादी हो गई माने हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब पहले ही वो पराया धन माना जाता है पहले से। अगर उसकी शादी हो गई उसके बाद बोलते हैं हमारा तेरा लेना देना खत्म, तुझे अब जीना है मरना है वही करना है। ये सोच के मुझे बड़ा अचरज होता है। फिल्मों का डायलॉग होता था ना, जिस डोली में जा रही है अभी अब तेरी अर्थी निकलेगी, उस घर से निकलेगी। एग्जैक्टली। और ये सोच के मुझे ऐसा लगता है ये क्या दिमाग है। बेटी तुम्हारी डे 1 से टिल यू और शी डाई वो बेटी ही रहती है। अगर उसे तकलीफ हो रही है, अगर उसे कोई टॉर्चर कर रहा है, तुमसे देखा कैसे जाता है? कैसे तुम सोचते हो कि वो मैं उसे वापस न लाऊं, समाज क्या बोलेगा? टू हेल विद समाज, हाउ डू यू केयर एंड व्हाई शुड यू केयर? बट ये सोच आना
बहुत ही दूर की बात है अभी, क्योंकि जैसे अभी हमने जो महाराष्ट्र में केसेस हुए थे, चाहे वो वैष्णवी हगवणे केस जी हो जी या अभी गौरी गर्जे केस हो, दोनों को मैं अभी भी बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रही हूँ। वैष्णवी के फादर को मैंने बहुत ही पहले डांट दिया। मैंने कहा आपकी बेटी को तकलीफ हो रही थी, आपने देखा, देखा कैसे? वो एक बार उसको घसीट के आपके घर लेके आए और आपने मराठी में उनको कहा कि तिला पदरात घ्या। अरे व्हाट द हेल यार, आई मीन यू कैन सी कि उसको मारा जा रहा है, उसके शरीर पे पूरे पूरे मार्क्स मार्क्स हैं, दिख रहे हैं, बिल्कुल। और फिर भी आप सोचेंगे कि उसने वहां जाना चाहिए। क्या सोच है ये? और रेपुटेड फैमिली है, कर दिया शादी, अब उनको भी अपनी रेपुटेशन की फिक्र होने नहीं, लगी वही है, वो ऐसा कहते हो हैं कि जाता है। समाज क्या कहेगा। समाज क्या कहेगा? आज वो जा चुकी है, क्या बिल्कुल। कह रहा है आपका समाज? सब और चुप हो आपके जाएंगे। अंदर जो गिल्ट है कि आप आपकी बेटी को नहीं बचा पाए, इससे बड़ी गिल्ट और क्या हो सकती है? ये जो है ना कि अभी आप एड्स देखिए, चलिए जी। हम वहीं से शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। एड में क्या दिखाते हैं कि बेटे की पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए दिमाग में लाइफ इनडायरेक्टली इंश्योरेंस ये डाला जाता है यस यस, कि क्यों ये नहीं कहते कि बेटे और बेटी दोनों की पढ़ाई पढ़ाई के के लिए लिए, और उनके करियर के लिए, एग्जैक्टली किसी भी चीज के लिए। तो एवरीथिंग। अभी आप जितनी भी ऐड, चाहे वो तेल की हो, कोई साबुन की हो, यही दिखाया जाता है कि साबुन कॉस्मेटिक्स ये फीमेल्स के लिए है और दिमाग वाली चीजें मेन के लिए। मेन के लिए। क्यों हम ये नहीं सोचते कि दिमाग वाली चीजें दोनों कर सकते हैं? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो उसमें कोई तो मेल मॉडल ले Exactly. लेंगे। एग्जैक्टली वो पैसिव अप्रोच है उस चीज की कि वो Passive दिमागों में डाला जा रहा है, धीमा एग्जैक्टली। जहर। पॉलिटिक्स में आप मुझे बताएं, बिल्कुल। कितनी औरतें पॉलिटिक्स में हैं? जो है वो थैंक्स टू देयर फोरफादर्स है, वो चाहे फादर या ये फोरफादर फैमिली से कहीं ना कहीं लिंक है, उसकी या वजह से तो आगे बढ़ रही खुद है। से आई हुई कितनी आप कितनी है है? मुझे बताइए, है ही नहीं। नहीं। वो चाहे सुप्रिया सुळे हो, गोपीनाथ मुंडे की दोनों डॉटर्स हो, पंकजा जी, हाँ। पंकजा और प्रीतम मुंडे, जितनी भी है सारी की सारी, पूनम महाजन पूनम हो, महाजन जी, जितनी है, दे आर ओनली थैंक्स टू देयर फादर, देयर that's it. फैमिली। यस। वरना वो बोलता है ना कि अभी 33% औरतों को आना तो चाहिए। इसको आप क्या नेपोटिज्म जैसे लेते हैं कि नेपोटिज्म तो है और है ही। अभी रिसेंट बात हम देखते हैं, हाँ। नीतीश कुमार जो इतना फाइट करते थे कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, जो परिवारवाद है वो नहीं होना परिवारवाद चाहिए। नहीं होना ये चाहिए। जो सो कॉल्ड बीजेपी कहती है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, अभी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा, जी। उसके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना रहे। बहुत कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। क्रिमिनल्स के देखिए, कितने क्रिमिनल्स राजनीति में हैं, उसको करेक्ट करने की अगर जरूरत है। आपको एक दिन के लिए महाराष्ट्र का सीएम बना दिया जाए ना, सीरियसली, तो क्या चेंजेस होंगे जो सबसे पहले एकदम धड़ाधड़ मैं आप ऐसे कर देंगी चुटकियों में? 5 पॉइंट एजेंडा होगा मेरा। बिल्कुल बताइए। फर्स्ट, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जी। उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज, देयर एसेट्स एंड देयर कार्स, ओके। जितनी भी गाड़ियां हैं तो सारी फ्रीज कर देनी चाहिए, सारी स्टेट टेस्ट में जमा करो। अभी महाराष्ट्र का आपने देखा 11 लाख करोड़ का डेट है, सारा डेट मैं आपको अश्योर करती हूँ क्लियर हो जाएगा। मैंने जितना पैसा तो ये आप लोग लूट पॉलिटिशियन चुके से हैं, लेके महाराष्ट्र का डेट आप क्लियर करेंगे? करना ही चाहिए, बिकॉज ये Okay. डेट कहाँ से आया, ये इन्होंने इन्हीं ही की तो वजह खाया से है, आया है। तो ओके, ये सारा पैसा वहाँ वापस जाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, इनकी जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जी। है वो सारी की सारी जब्त करके उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस करना है या उनको। स्कूल्स बनाना Okay. चाहिए। क्योंकि कौन से, मैंने आई टेल यू 30-40 इयर्स बैक इन्हें ये ज़मीन दी गई थी, इन्हें ये फैसिलिटीज़ दिए गए थे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस बनाने की। आपको पता है गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में क्या होता है? फीस जो है वो कलेक्ट की जाती है, पर जो सैलरीज है प्रोफेसर्स की वो गवर्नमेंट देती है। अब ये जो सैनिकी स्कूल कॉन्सेप्ट है महाराष्ट्र में, जी। तो मुझे तो नहीं पता, मैंने उसका डेटा निकाला था। इसमें से ये बनाए क्यों गए थे कि हमें आर्म्ड फोर्सेस के लिए लोगों को तैयार करना है। जी। और अब अगर आप देखेंगे उसमें से एक भी बंदा वो स्कूल्स में से आर्म्ड फोर्सेस में नहीं जाता, तो फिर इनको 30 एकर्स लैंड, उनको फाइनेंशियल हेल्प, ये सब जो दिया गया है, और ये सारे पॉलिटिकल क्लास को दिया है अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन्स। ओके। तो यही नहीं,
जो शुगर बैंक्स जो कंपनीज का स्कैम हुआ था, महाराष्ट्र जी, जी। कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम था, इसमें जितने कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज थे हर पॉलिटिकल क्लास को दिए गए, हर पार्टी के, ताकि आप सिर्फ दिखाओ कि आप लड़ रहे हो और मैं दिखाऊंगी कि मैं डिफेंड कर रही हूँ। मतलब आपका है हमाम में सब नंगे हैं, नहीं है ही, उसमें कोई कुछ शक है ही ही नहीं नहीं है वहाँ पे। है ही नहीं, शक ही नहीं है उसमें। पहले तो मैं यही करूँगी कि फर्स्ट एज आई जस्ट समराइज द जी। की पॉइंट्स। एक तो पॉलिटिकल क्लास के एसेट्स, बैंक एसेट्स जी, फ्रीज करके, उनके जो ऑन पेपर एसेट्स है वो सारे फ्रीज करके जी, इट शुड कम इनटू द ट्रेजरी। जी, सेकेंडली, जितने उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है सारे के सारे जमा हो जाने चाहिए। तीसरे, उनके जितने भी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हो चाहे कॉटन मिल्स हो वो Okay. सारे जमा हो जाने चाहिए। फोर्थ, जितने भी जगह पर ये सारे पॉलिटिकल क्लास जमा हो गए हैं उनको वहाँ से निकाल देना चाहिए। जैसे सारे कोऑपरेटिव बैंक्स पे यही पॉलिटिकल क्लास हेड कर रहा है, चाहे वो पीडीसीसी बैंक हो, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, ये सारी जगह पर क्लास जमा है, हटा दो उनको। जितने भी एपीएमसी मार्केट्स है ओके। वहाँ पर भी ये पॉलिटिकल क्लास अक्रॉस द पार्टी लाइंस हैं, उनको भी वहाँ से हटा देना चाहिए। तो ये 5 स्टेप्स अगर हम शुरुआत में करते हैं, ट्रस्ट में पूरा का पूरा रीबिल्डिंग ऑफ महाराष्ट्र हो जाए। हाँ, मतलब आप सभी सामाजिक संस्थाएं जो समाज के लिए जरूरी है उन पे से उनका राजनीतिकरण नहीं होने नहीं, देंगी। हर चीज में ये लोग आ जाते हैं। हाँ, जो आंदोलन हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, उस टाइम पे आप अन्ना हजारे जी के साथ थे और उस टाइम हमारी मांग थी, हमने खुद भी उसको बहुत सपोर्ट किया था कि लोकपाल के लिए जन लोकपाल चाहिए था। आज जो सिनेरियो है इसमें आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि वो सही थी मांग हमारी जो हमने लोकपाल नहीं, को लेके करी अभी थी? 15 साल ऑफ एक्टिविज्म से मुझे इतना पता चला है कि हमारी सिस्टम सड़ चुकी है। ओके। हमारे पुलिस फोर्स हो, एंटी करप्शन ब्यूरो हो, ईओडब्ल्यू हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सब कुछ सड़ चुका है। अभी चलता है तो वो सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के कहने पे चलता है, रुकता है तो पॉलिटिकल क्लास के कहने पे रुकता है। और आप चाहे कितने भी कायदे बना लो, जी, उसको सरकमवेंट करना इजीली पॉसिबल है, बिकॉज इनके दिमाग इतने टेढ़े हैं। तकलीफ ये है ना कि पहले तो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सड़ चुकी थी, जी, अब जिस तरह से जुडिशरी का करप्शन बाहर आ रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। जुडिशरी में 2 चीज़ें सही करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसे लगता है कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अब सूर्यकांत जी है, उन्होंने पहले तो ये ठीक करना चाहिए। एक तो जो पेंडेंसी जो है, इट इज़ एट एन ऑल टाइम एंड एन अनबिलीवेबल हाई। यस। तो अभी जैसे वो पहले नीचे लाना चाहिए, और अगर करप्शन हो रहा है तो उसे कहीं ना कहीं जुडिशरी के करप्शन को रोक लगानी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक somebody was some very very reliable source was telling me कि जो जेल में से फाइनेंशियल फ्रॉड करके बाहर आते हैं, वो पहले क्या कहते हैं पता है आपको? क्या? कि अभी तो मैं सेशंस कोर्ट से निकल गया हूँ, अभी यहाँ 10 साल चलेगी, मुझे तो अभी बेल मिल गई, 10 साल यहाँ चलेगी, आगे जाके हाई कोर्ट में 10 साल चलेगी, फिर अगर वहाँ भी मैं हार गया मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, 10 साल वहाँ चलेगी, मैं तो वापस जेल में जाने वाला ही नहीं हूँ। तो कितना भी फ्रॉड करो, एक बार बेल, अभी क्योंकि कोर्ट के रूलिंग्स है कि बेल इज अ मस्ट, यू जी। कांट कीप अ पर्सन इनडेफिनेटली इन अ जेल फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो कहीं ना कहीं उनको बेल मिल जाती है। पर वो जरूरी भी है ना, जो निर्दोष है उसको फालतू में जेल नहीं, में पर वो ज्यादा टाइम नहीं निर्दोष रख है सकते। उनके लिए ना, पर जो दोषी है, हाँ, जिनको अगर बेल मिलती है उससे और उनका वो बाहर हौसला आके बुलंद हो रहा है। बहुत बुलंद होता है, और वो कहता है तुम क्या उखाड़ोगे मेरा, जी, क्योंकि जो पुलिस है, यंत्रणा है, वही उनको हेल्प करती है कि भाई पैसे की ताकत अगर उनके पास है तो वो जो चाहे कर सकते हैं। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये एक फैक्चुअल एग्जाम्पल दे रही तो हूँ। फिर इसका एक ही इलाज है कि आप जैसे लोग समाज में आगे आए और एक नई एक पीढ़ी, एक जनरेशन तैयार करें जो इस करप्शन से लड़ पाए, जिसे पैसे से लालच ना हो और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाना पर जानती कौन हो। करेगा? आप मुझे एक प्रोफेशन बताओ जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, आप एक बताओ। एडवोकेट्स जिनको भी आप हायर नहीं, करोगे, भ्रष्टाचार तो सब जगह है, ये नहीं तो नहीं मैं भी नहीं, मानती अभी हूँ। तो आपको जस्ट एग्जांपल्स दे जी। रही हूँ। एडवोकेट्स,
लोग आजकल कहते हैं कि मेरे एडवोकेट जो थे वो फुट गए। माने क्या, वो सामने वाली टीम ने हाँ, उनको, क्योंकि आप क्या दोगे उनको, उससे सामने वाले अगर पार्टी ने ज्यादा दिया, गया वो खत्म। क्या एडवोकेट्स आपको आर लगता है बैड। आपने जो केसेस लगाए उनमें ऐसा नहीं कुछ नहीं, हुआ वहाँ है? तो मोस्टली मेरे बहुत ही ट्रस्टेड लोग थे, ठीक है। बहुत ही एक्टिविस्ट टाइप ऑफ लॉयर्स थे, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। पर जो सामान्य जनता होती है, अगर कुछ गरीब लोग लड़ेंगे, वो एक गरीब लॉयर को हायर करेंगे, सामने अगर बिल्डर होगा, बिल्डर बड़े लॉयर को करेगा, ये तो टिक ही नहीं पाएगा उसके सामने। और टिक भी पाया तो ये उसको बाय आउट कर लेते हैं, ख़त्म। एडवोकेट्स करप्ट है, जितने आप डॉक्टर्स कहो, आप डॉक्टर्स में आपको पता है मेडिसिन में कितना करप्शन है। अगर आपको चिट्ठी लिख के दी जाती है कि आप जी। ब्लड टेस्ट कराओ या सोनोग्राफी कराओ, आपको एस्टिमेट है कि उसमें से कितना % डॉक्टर को वापस जाता नहीं, है? एग्जैक्टली परसेंटेज तो नहीं पता है। पहले 40 हुआ करता था, आजकल 60% डॉक्टर को वापस मिलता है, जीपी को। और अगर पूरी मेडिकल सिस्टम इस तरह से है, तो आप मुझे बताओ ना, सड़ चुकी है ना सिस्टम। जो वन टाइम एक नोबल प्रोफेशन माना जाता था, वो प्रोफेशन में इस तरह से अगर किकबैक्स दिए जाते हैं, अगर जहाँ सर्जरीज नहीं चाहिए वहाँ की जाती है, गायनेकोलॉजिस्ट जहाँ सिजर नहीं है वहां पे भी नॉर्मल होता है। डिलीवरी की जाती थी, वहाँ सिजर कर रहे हैं। अभी तो सबकी सिजरी यस है। एग्जैक्टली। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज द होल सिस्टम इज, जैसे Corrupt. मैंने कहा, Yes. सड़ चुकी। वेदर इट इज डॉक्टर्स, वेदर इट इज एडवोकेट्स, वेदर इट इज गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वेदर इट इज क्लार्क। आप मुझे बताओ, आपकी स्क्रूटनी निकलती है, जी। और स्क्रूटनी में एक्चुअली आपको तो पता भी नहीं होता है कि इनकम टैक्स ऑफिशियल ने ब्राइब मांगी है कि नहीं मांगी है, आपका सीए आपसे पैसे खाता है, ये सब क्या है लाइक। तो अगर हम सिर्फ पॉलिटिशियंस को अगर एक उंगली दिखाएं, तो चार उंगली अपने अपनी आप तरफ भी आती हैं, है। बिल्कुल। तो हम क्या करें, ये भी तो सोचना है। अगर हमें कोई सिग्नल पे रुकाता है, तो हम पहले तो यही कहते हैं ना कि भाई ठीक है ना, 2000 रुपये की फाइन तू 100-200 लेके ख़त्म कर। यू हैव टू स्टार्ट विथ योर सेल्फ कि नहीं, मैं 2000 की फ़ाइन भरूंगा, कि आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये होना चाहिए, पर ये तो होता नहीं है। तो फिर कैसे आपको लगता है कि इसका इलाज यही है कि खुद करना शुरू करें? बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होना चाहिए कि सिद्धांतों को जब तक हम फैशन नहीं बनाते, सिद्धांतों पे जीने वाले को कुछ हम बड़ा रोल मॉडल नहीं बनाते। एग्जैक्टली। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि कैसे था कि लाल बहादुर शास्त्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जैसे उनके जैसे कोई बोल नहीं पाता था। अच्छा, एक बात और बोलूंगी, आजकल आप देख रही होंगी पॉलिटिक्स बहुत अजीब सी हो गई। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसका स्तर वास्तव में बहुत नीचे चला गया है। बिल्कुल। एक पार्टी के जो विधायक हैं वो दूसरी खरीद रही है, दूसरी के तीसरी, वो आपस में मिलकर अलग पार्टी बना रहे हैं। खरीदना तो बिल्कुल ही हॉर्स है। ट्रेडिंग तो मतलब इतनी जोरों पे चली है महाराष्ट्र में। पर जैसे मैं पढ़ती हूँ ना, ये यही नहीं, वर्ल्ड ओवर चल रही है। अच्छा, राइट फ्रॉम कनाडा। आपने खुद भी देखा है, आप जब आप पार्टी में थी, आई थिंक 2014 में आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे आप नागपुर से। नहीं, वो तो छोड़िए, जब भी मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, जी, वो छोड़ी एक ट्वीट करके कि अरविंद ने जो कहा था कि कांग्रेस के 8 विधायक वो अलग टूट के निकल जाए और वो हमें बाहर से समर्थन दे। ये जब ऑडियो बाहर निकला था, तब मैंने कहा था, आई जॉइन पॉलिटिक्स टू क्लीन इट, नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, और ये मेरे से नहीं होगा, यही बोल के मैंने वहाँ छोड़ दी थी। बट अब जब देखती हूँ कि ये हॉर्स ट्रेडिंग पूरे यहीं भारत में नहीं, वर्ल्ड वाइड चल रहा है। वर्ल्ड वाइड ऑपोजिशन पार्टीज को ख़त्म किया जा रहा है, चाहे वो रशिया हो, चाहे कोई भी कंट्री, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका की दादागिरी ओवर ऑल द कंट्रीज। पॉलिटिक्स इज चेंजिंग एंड चेंजिंग वेरी फास्ट एंड फॉर द वर्स। तो ये जब देखते हैं तो ऐसे लगता है, बहुत दुख होता है। तो मैं जैसे कह रही थी कि पहले के बच्चे, उनको एक आइडल होता था कि जैसे वो देखते थे लाल बहादुर शास्त्री को या अब्दुल कलाम को, तो अब्दुल कलाम जी को देख के लगता था कि हमें एक साइंटिस्ट बनना चाहिए, एक इंस्पिरेशन मिलती थी। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। हाँ, जैसे मनमोहन सिंह जी हु वाज एन PhD इन इकोनॉमिक्स, उनको देख के लगता था कि हमें भी ऐसे इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, हार्वर्ड से पढ़ना है। अगर उनको देख के ये बहुत लोगों में आया। या एग्जैक्टली। अगर अब धनंजय मुंडे को देखते हैं, जो एक वाल्मीकि कराड़ को, जो एक गूंद है, जिनकी 8-8 10-10 गैंग्स है और जो गन कल्चर चलाते हैं भीड़ में,
उनको देख के बीड़ के बच्चे क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे कि भाई गूंज बन के हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी आती पढ़ना है, भी नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, वो गन आती है, और गन रख के अगर हम सबको डराएंगे तो लोग हमें, जो उनको लगता है कि लोग हमें बड़ा रिस्पेक्ट देंगे, तो रिस्पेक्ट इससे आता है ऐसे उनको लगेगा, बट रिस्पेक्ट पढ़ने से आता है, ये हम भूल चुके हैं। लेकिन अब हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करी है, अभी एप्स्टीन का जिक्र इधर मैं करना चाहूँगी कि उसको लेकर मुझे जहाँ बहुत बहुत निराशा हुई, बहुत अमानवीय कार्य हुए हैं उसके बारे में जब भी पढ़ते हैं सुनते हैं तो, लेकिन उसमें एक अच्छी बात लगी है कि महिलाएं, जैसे आप इतने भ्रष्टाचार को देख के उठ गई, ऐसे ही वहाँ पर भी जूली के ब्राउन जो कि पत्रकार रही, जिन्होंने ये पूरा मायावी उन्हीं की हेराल्ड वजह में से सब निकाला। एग्जैक्टली। तो मतलब ये बहुत बहुत बड़े हौसले की बात थी कि आप डोनाल्ड ट्रंप, सारे बड़े लोग, एक मतलब कुछ ही छूटे होंगे शायद, सबके ही नाम है उसमें, उन लोगों के विरोध में आप खड़े हो रहे हैं। और वो लड़कियां जो विसिल ब्लोअर्स निकल आई बाद में, जिन्होंने सारा एक शिकायत और इतनी सारी शिकायतें मिलकर ये इतना बड़ा केस बना और आज हम सभी को पता चल रहा है, तो आप क्या कहेंगी? इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ताकत, हौसला यहीं से आया अगर है। आप इसको भी देखें तो चाहे हम हमारे देश के बारे में तो ज़रूर बात करते हैं, पर अगर आप एप्स्टीन के बारे में भी सोचेंगे, पहले इतने घिनौनी हरकतें करने के बाद वहाँ के पुलिस ने भी दबाया उसको। पहली बार जब सज़ा हुई 13 महीने में वो छूट गया, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर जाके पूरी केस को दबाया गया था। तो और जब ये वो लेडी ने, जब भी शी फॉट लाइक अ मैड वुमन, उसने पूरा डिटेलिंग किया, सबसे पर्सनल इंटरव्यूज़ किए, और जब ये बाहर आया, अब मैं आजकल तो मेरी इतनी नेगेटिव सोच हो गई है कि मुझे लगता है ये बाहर आने की भी एक वजह होती है। मुझे भी और यही लग रहा है। जब भी ये वजह नहीं होती तो ये शायद बाहर भी नहीं आता। और दूसरी बार भी जब एप्स्टीन को जेल भेजा गया, वो अंदर जब जेल में मारा गया, माने मैं नहीं मानती कि वो सुसाइड करेगा, वो क्वेश्चनेबल सर्कमस्टेंसेस कहा में जाता है मरा। कैमरास भी बंद हो गए थे जिस टाइम पे, वो सारी बातें हैं। अब एग्जैक्टली सच So कितना है which इसमें means- हमें नहीं पता है। या एग्जैक्टली हमें हाँ, नहीं पता ना, we don't उसमें have जाने any की proof इच्छा और है, हम या उसकी कोई भी जाने की भी इच्छा बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। बट कैसे है कि ये इतनी हद तक गंदगी इज व्हाट पावर डज टू यू। एंड इसमें मुझे तो बार बार भगवत गीता की याद आती है कि जो इस तरह से स्लाइड होगा वैल्यूज़ का, फीलिंग्स का, प्रेम का, जब पूरी तरह से ख़त्म, नाश हो जाएगा, तब, और जो अच्छे लोग जो उनको रौन दिया जाएगा, ये जो बोला गया है, ये आज हकीकत में होते दिख रहा है मुझे। ये अभी ईरान के ऊपर जो वॉर चालू है, वॉर करो ना, आप लोगों को अपने आप में करो। वो जो बच्चों को मारा गया, तो मुझे ये सब चित्र देखकर भी बहुत बुरा लगा था। ऐसे लगता है कि किस दिशा में हम देश को ले जा रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है इस समय में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों पर? हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी के समय में जहाँ परिवार, जहाँ आप कह रही हैं कि महिलाएं ही महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार अधिक कर रही हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी किए जा रहे हैं, पुरुषों के द्वारा भी किए जा रहे हैं, जहाँ हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा बलवान है, तो आपको लगता है कि ऐसे पॉलिटिशियंस द्वारा भी महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं? जैसे कि पूजा चौहान का जो केस रहा है, महाराष्ट्र के वन मंत्री रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे है कि दिक्कत मुझे ये लगती है कि जैसे पूजा चौहान की केस को हम जी, तो पहले तो हमारे अभी के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने खुद उसके खिलाफ के सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और सारे डिटेल्स उन्होंने पुलिस के पास दिए थे और उसके तहकीकात की मांग की थी जी। और आज अगर मैं देखती हूँ तो उन्हीं के कैबिनेट में संजय राठौड़ जी आते हैं, तो मुझे तो लगता है कि नोबडी इज सीरियस अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो अगर हमारे चीफ मिनिस्टर ऐसे एक व्यक्ति को अपने कैबिनेट में लेते हैं जिसने इतनी गंदी तरह से जी, एक लड़की को, पूजा चौहान को, जिससे परेशान किया, जो किया, पूरा महाराष्ट्र जानता है आज, वैसे व्यक्ति को अगर वो अपने कैबिनेट में लेते, उन्हीं के साथ जो चित्रा वाघ है, जिन्होंने काफ़ी हद तक ये उनके खिलाफ लड़ाई भी की थी, आज वो भी उनके साथ बैठती है, तो ये क्या संदेश दे रहे हैं हम महाराष्ट्र को? क्या संदेश जा रहा है? और अगर हम सारे पॉलिटिकल क्लास के देखें, एवरीबडी इज़ ओके कि उनकी बीवी एक है, पर कोई पहले की बीवी
जो सो कॉल्ड थी या I है think या आप- व्हाटएवर, मैं धनंजय मुंडे की जी, बात जी, कर रही जी, हूँ। जी। जैसे बुरा लगता है ना कि क्या है, और हम इसे ओके कैसे मान सकते हैं कि करुणा मुंडे को उसका राइट मिलना चाहिए या नहीं, हम उसकी बात क्यों नहीं करते? उसके बच्चों को राइट मिलना चाहिए या नहीं? और फिर द महाराजा सेज कि मैंने उनको अपना नाम दिया। अरे हु द हेल आर यू? तो होता कौन है नाम देने वाला? तुम्हारे बच्चे हैं, जिम्मेदारी है तुम्हारी, बिल्कुल। और कोई उपकार नहीं कर रहे हो उनके सर पर ये रियलाइजेशन नहीं है। और लोगों को भी ऐसे लगता है हाँ ठीक है, दिया ना उसने अपना नाम बच्चों को, पर कितने साल बाद और क्यों छुपाया? और कायदा अगर हम देखें महाराष्ट्र में कायदा क्या है कि 2 के ऊपर अगर 3 बच्चे हो तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप पोस्ट नहीं ले सकते। इनके सबके 5-5 बच्चे हैं और ये हमारे मिनिस्टर्स बन के बैठेंगे। क्या तो है? इसके खिलाफ भी एक कायदा आना चाहिए। नहीं, सबके खिलाफ। अगर वो कायदा हमारे लिए है जी। तो उनके लिए भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। माने ये पॉलिटिशियंस दे आर नॉट होलियर देन दाऊ ना। यस। उनके खिलाफ भी जो हमें एप्लीकेबल है वो उनको एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर हमारे बच्चों को, जो भी असामान्य आदमी को अगर 5,000 की चोरी के लिए अगर अरेस्ट किया जाता है तो पार्थ पवार को 18 करोड़ की संपत्ति माने सरकारी जमीन लेने के लिए उस पे एक सादा एफआईआर तक नहीं होता। तो मतलब ये and कितना then to कॉन्ट्रडिक्टरी say- है अंजलि जी। आपके हिसाब से भी देखें तो आप एक जगह जहां आप चाहती हैं कि अजीत पवार जी की जो मौत का सच है वो भी दुनिया के सामने आए, दूसरी तरफ आप चाहती हैं कि पार्थ जी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। नहीं, मेरा ना थॉट प्रोसेस ये है कि जो सच है सच है, जो झूठ है झूठ है। आई डोंट मीन तो आप सच के साथ हैं। चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सच सच है। अगर पार्थ पवार गलत है उसको सजा होनी चाहिए। अगर अजीत पवार गलत थे तब उनको सजा होनी चाहिए थी। पर अगर उनकी मौत किसी ने करवाई है तो उसको बिल्कुल जो है कायदे से उसको सजा होनी चाहिए। बट होते कुछ नहीं। और आप खुद भी इसके लिए फाइट करेंगे? 100% करनी ही चाहिए। हर एक सीधे साधे व्यक्ति को ये फाइट देनी जरूरी है मेरे हिसाब से। पर क्या हो रहा है ना कि बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, जब तक सिद्धांतों को फैशन नहीं बनाया जाता तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। तो इसके लिए तो फिर हमें बॉलीवुड का रुख करना पड़ेगा सिद्धांतों को फैशन बनाने के लिए, क्योंकि वहां से कोई भी ट्रेंड जल्दी ही आगे बढ़ जाता है। नहीं, सही बात है। आपने लोगों के मन में ये सब डालने के लिए ये करना ज़रूरी है। अब इसीलिए शायद बॉलीवुड ने बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स पे सिंघम हो, चाहे सिंघम 1 हो 2 हो, बहुत सारी मूवीज बना ली एक है। यूनिवर्स But बना दिया मुझे अपना कहीं पूरा भी पुलिस का। कोई पुलिस उस पे फॉलो करते नहीं दिख रहा है। बहुत ही कम, माने उंगलियों पे गिनने जितने भी चुने जी। पुलिस ऑफिसर सिद्धांतवादी नहीं है। वन मोर क्वेश्चन अबाउट दिस। अब हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके ऊपर बायोपिक बने तो आप क्या चाहेंगी, कौन आपका कैरेक्टर किसको करना चाहिए? हाँ, नहीं पता मुझे। फिर भी थोड़ा सा एक गेस। नहीं, जस्ट नो आइडिया एट ऑल। जस्ट अ गेस। मुझे एक्चुअली काफी लोगों ने कहा था कि आपके बारे में लिखो, क्योंकि द काइंड ऑफ फाइट्स दैट वी हैव गिवन ना, जी। दे आर अनबिलीवेबल। मैंने एक बार तो मुझे याद है, जो सिंचाई घोटाले का जो किंग पिन था, एक निसार खत्री नाम का एक बंदा था जो यहीं पे खार में रहता है। जी। तो उसका पार्ला में एक जिम था और जिम के बेसमेंट में उसने सारी इंपोर्टेड कार्स रखी थी। तो हमने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो किसी को लगेगा माने हमने अनबिलीवेबल चीज़ें की है। तो वहाँ जाकर टाइम्स नाउ के जिम के बेसमेंट में जाके यू नेम इट, एंड मुझे ऐसे लगता था कि हमारे पैसे में ये बंदा बुगाटी लेता है, रोल्स रॉयस, फरारी, सारी गाड़ियाँ थी तो रोल्स रॉयस। और जैसे ही मैंने कहा तो वहाँ से उन्होंने एक रात में काफ़ी सारी गायब कर दी, पर एक गाड़ी रोल्स रॉयस हमने पकड़वा दी और उसमें से गवर्नमेंट को काफ़ी सारा रेवेन्यू भी मिला। बट ऐसे ऐसे चीज़ें हमने की है जैसे ये सच में ये किसी स्टोरी में तो आना चाहिए। नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब छगन भुजबल के खिलाफ मैं लड़ रही थी तब उनका जो नासिक का जो बंगलो है, आपने वो देखना चाहिए एक बार। क्वार्ट्स का फ्लोर है, माने हम क्वार्ट्स इतना सा लेने का हो तो हम सोचे, तो ये तो बंदे का क्वार्ट्स का फ्लोर है। और हमने वो शूट करने के लिए पहले तो जाके रेकी की कि आजू बाजू में कुछ नहीं है। तो दूर हमें एक बिल्डिंग मिला,
वो बिल्डिंग के टेरेस पे हमने रिक्वेस्ट करके उसके टाँकी पे चढ़ के जूम कैमरा से हमने उसके फ़ोटोज़ लिए थे। अब ये जो सारी चीज़ें हमने की थी, ये लोग नहीं बिलीव करेंगे। जब सिंचाई घोटाले के बारे में हम फाइट कर रहे थे, पूरे महाराष्ट्र में जितने डैम्स हैं, वहाँ पर जाकर लोगों की क्या हालत थी। एक जगह मैं ये सचमुच कहना चाहूँगी कि एक जगह हम गए थे, कोंकण में एक डैम बन रहा था। हाँ। तो वहाँ पर जो जिनको विस्थापित किया था, जो लोग वहाँ रह रहे थे आदिवासी, वो ना ताड़पत्री के घर में थे और उनको घर के अंदर क्रॉल करके जाना पड़ता था। तो और कैसा है कि अगर हम जाते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो कोई भी बंदा बाहर आके बोलेगा कि अरे इसके खिलाफ कुछ करो, ये वो, तो ये लोग कोई आए ही नहीं। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो हमने जाकर पूछा कि क्या हुआ आपका। तो बोलते हैं क्या करें, लोग आएंगे जाएंगे, करेगा कोई कुछ भी नहीं। हमारी ज़िंदगी में कोई सही है। फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये सब देखकर इतना मूव होने को होता है। ये सारे हमारे बाकी के दोस्त जो है ना, सो लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट माय फैमिली. My husband is an MD and CEO. He used to be of JM Financial. Now he heads global relations. उसके जितने दोस्त हैं ना, सारे वेरी वेल ऑफ कैटेगरी के हैं। तो वो यू नो दैट एलिट ठेव ठेव कैटेगरी के हैं। या तो वो बात भी करेंगे ना, तो इंडिया की जीडीपी इतनी ग्रो होगी, उतनी ग्रो होगी। तो मैंने उनको लाइक वन ऑफ देम इज पार्टनर विद प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, वन इज विद ग्रुप चेयरमैन ऑफ अ वेरी लार्ज जाइगेंटिक ग्रुप, कॉरपोरेट ग्रुप। ये सब की जब बातें सुनती हूँ ना, मैंने कहा एक दिन का टाइम निकाल के मेरे साथ चलो, महाराष्ट्र के खेड़ेगांव में चलो, वहाँ एक शेत मजदूर की हालत देखो, वहाँ एक वो बीड़ी कामगार की हालत देखो, जो पूरी 1000 बीड़ी रोल करने के बाद 48 रुपीज़ कमाता है। और तुम किस जीडीपी की बात कर रहे हो। फर्स्ट गेट योर, और इतने सो कॉल्ड एजुकेटेड क्लास है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ टिल यू गेट डाउन एंड रिपेयर दिस यू कैनॉट एक्सपेक्ट। ये पॉलिटिकल क्लास जो है महाराष्ट्र का, 4th पास 2nd पास, उनकी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता आपने है। अभी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता है। जैसे मुझे वो अब्दुल सत्तार, वो बांगर, वो जितने भी लोग हैं ना, ऐसे देख के बात है इनके पास विजन है हमारे देश को आगे ले जाने का। चाइना कहाँ गया, एआई वो कहाँ लेके गए, और इंडिया के एआई में कुछ भी नहीं। अभी एआई समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे स्कूल में मैंने रोबो बनाया था। अब उनकी उम्र है 77, वो स्कूल में थे तब कौन से रोबो थे, ये मैं नहीं समझ सकती। हम ऐसी बेबुनियाद बातें क्यों करते हैं? क्यों हम रियलाइज़ नहीं करते कि इंडिया के पास वीज़ा कार्ड पे हम डिपेंड करते हैं, मास्टर कार्ड पे डिपेंड करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों हम अपना जीपे पे करते हैं? क्यों हम अपनी इंडिजिनस नहीं बना सकते? आप चाइना में जाओ, वहाँ आपका गूगल नहीं चलता, आपके वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड कुछ नहीं चलता, उन्होंने खुद का डेवलप किया है। हम क्यों नहीं सोचते? हमने कभी सोचा है कि ट्रम्प जो हमें रोज़ उठ के डांट लगाता है, परमिशन देता है ऑयल बाय करने की, हम ये क्यों नहीं सोचते कि 1.65% ऑफ ग्रॉस क्रेडिट कार्ड रेवेन्यूज़ गो टू अ अमेरिकन कंपनी। बंद कर दो, अमेज़ॉन बंद कर दो, सीधा आएंगे आपके पैर छूने, बट नहीं करेंगे, हम सोचते ही नहीं है। ये दिक्कत है। मैं यही जानना चाहती हूँ, इतना पावर हार्नेस कैसे करती है? नहीं, मैंने अपने आप में यही सोचा था कि जो बार बार अगेन आई कम बैक टू दैट टॉपिक के विमेन डोंट डू दीज थिंग्स। विमेन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पढ़ती है, चाहे वो कमोडिटी एक्सचेंज हो, वर्ल्ड न्यूज़ हो, पढ़ती नहीं है। पढ़ना चाहिए, और ये जब करना शुरू करेंगी ना, तो ही वो जो रिस्पेक्ट होता है वो डेवलप होगा। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन सुधरेंगे, क्योंकि उनके पास आएगी। नहीं, इक्वालिटी नहीं। अभी उनको क्या लगता है कि इससे बात मैं क्या करूं, 5 मिनट 10 मिनट, दिन का ये हुआ वो हुआ, बच्चों का ये हुआ वो हुआ, उसके बाद में बात क्या करें। आज मैं और बड़े कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि आई टेल माई हस्बैंड कि नो, दिस इज़ वॉट वी नीड टू बाय और दिस इज़ वॉट वी नीड टू सेल। पर ये इतना बिल्डअप करने की हर एक को चाह होनी चाहिए, और वो करना विमेन को ज़रूरी है। उनको हर चीज़ में पता होना ज़रूरी है। और ये मैं तो यही मैसेज दूंगी ऑन वुमेंस डे कि दिस इज़ व्हाट वी शुड डेवलप। एंड सारी औरतों को बोलना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा न्यूज़ सुनना शुरू करो,
सारे जो स्टॉक मार्केट्स है, बाकी के एक्सचेंजेस है, उसके बारे में पढ़ना शुरू करो, थोड़ा अपने आप को शार्पन करो। तो फिर आपका यही मैसेज है वुमेन्स डे के लिए, महिलाओं के बिल्कुल लिए? बिल्कुल, पहले तो अपने आप को ठीक करो, जी फिर मेन को ठीक करना बाद की बात है, पहले अपने आप को ठीक करो, जी। आपकी सोच को ठीक करो, आपके बेटे को ठीक करो, उसकी लाइफ में कहीं भी इंटरफेरेंस ना आए, वो अपनी बीवी को, क्योंकि अगली जनरेशन से एटलीस्ट ये ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद तो करना गैर नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल। वन मोर थिंग, जैसे कि आपने बताया अपनी जो भी आपने अपने बेटे को भी सिखाया है, तो आपको क्या लगता है आप कैसी सास बनेंगी? पहले तो मुझे लगता है, जब मेरा बेटा अभी तो शादी करने से इनकार कर रहा है, जब भी करेगा तो वो उसका घर ना अपने आप से, चाहे वो आजू बाजू में हो, पर अलग करके दो, लेट देम लिव देयर लाइफ, या और अच्छे से करो। अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो यू आर ऑलवेज देयर टू बैंक ऑन, पर उसके रोज़ के, बहू के टक टक टुक टुक पे मत पड़ो, यही मैं कहना चाहूँगी। ये बहुत अच्छी सलाह आपने जाते जाते हमारे दर्शकों को दे दी है। मुझे लगता है कि 100% बहुत सारे लोग ये फॉलो करने वाले हैं, और अब आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो हम मदर्स हैं, तो हम वैसे भी रेस कर सुनने रहे वाले हैं, हैं नहीं। तो या नहीं, ये हमें भी पता है कि हमें ऐसा करना है। इवन एक और चीज़ कहूँगी जी कि बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जनरेशन है ना, वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने शायद हमारे मदर फादर का भी किया और अपने बच्चों का भी बच्चों किया। का भी हमारे बच्चों से हम वो अपेक्षा कभी नहीं बिल्कुल रख नहीं कर सकते, नो एक्सपेक्टेशन। या हम बस बिल्ड कर रहे हैं, हाँ वो इस काबिल हो जाए कि वो अपना सब अच्छे से बिल्कुल। कर लें बस। बिल्कुल। बाकी हम हमारी तैयारी भी कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान्स हैं सबके पास। राइट, एब्सोल्युटली। और वुमेन्स डे पे सबको पहले तो औरतों को ही अपनी सोच बदलना सोच ज़रूरी है, बदलना जरूरी और है। धीरे धीरे घर पे भी अगर उनको कुछ कहना है तो मेरे ख्याल से उन्होंने भी ये मैसेज अच्छे से अपने पार्टनर को कन्वे करना भी ज़रूरी है। नहीं, एक एक बहुत महत्वपूर्ण एक अंतर मुझे दिखा है पहले से अब में, कि अब जो पार्टनर्स थे महिलाओं के साथ में, उनका नज़रिया थोड़ा बदला है। अब वो रिस्पेक्ट देते हैं, अब वो चाहते हैं कि कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए, बिकॉज अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे स्कोप है तो वो सपोर्ट करते हैं। नहीं, वही होना चाहिए। जैसे और मुझे यही लगता है कि एक ज़माने में आप सोचिए कि सावित्रीबाई फुले को क्या क्या सहन करना पड़ा, जस्ट बिकॉज उनको लग रहा था कि औरतों ने सीखना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। उसके लिए आज अगर वो लड़ाई नहीं देते तब, तो हम आज ये दिन नहीं एजुकेटेड भी देख नहीं पाते। होते। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें ऐसी औरतों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और उनसे जो सीख है वो लेकर अपने समाज सुधार के लिए हर औरत को कुछ ना कुछ प्रयत्न करना चाहिए, और वो करते रहना चाहिए। तो आगे आने वाले समय में आप महिलाओं को लेकर या उनके राइट्स या किसी भी चीज़ को लेकर ऐसा कुछ विशेष बड़ा कुछ नहीं, करने जा मैंने रही अब हैं? तक महिलाओं के राइट्स के, मैंने उसके लिए फाइट ज़रूर करती हूँ, जी, बट मेरा ब्रॉडली जो रहा है वो भ्रष्टाचार करप्शन, के जी, खिलाफ है। भ्रष्टाचार। और चाहे शायद मैं उसको वहीं सीमित रखना चाहूँगी, बट ऐसे जो भी केसेस आएंगे ज़रूर मैं उसके खिलाफ हाँ, भी पर आप लड़ूंगी। हमेशा पूरा आई सपोर्ट एम अ करेंगी। स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट एंड आई विल कंटिन्यू टू बी वन। जहाँ हम महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि उन पर लैंगिक अत्याचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि कॉरपोरेट्स में आजकल बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने में आती हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए कि पहले तो सरकार की तरफ से देयर इज समथिंग कॉल्ड विशाखा कमेटी, और वो जी, विशाखा कमेटी हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कितनी औरतों को इतनी ताकत होती है कि वो वहाँ जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करें, और वो जो कमेटी अगर उनके ऑफिस में नहीं है तो उसको लाना, दूसरा कि अगर इस प्रकार की उन्हें कोई तकलीफ़ होती है तो वो विशाखा कमेटी के पास कंप्लेंट फॉर्मली रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे और भी ये लगता है कि जैसे कॉरपोरेट्स में अब अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेवल तक जैसे हम कहते हैं ना कि अत्याचार हो रहा है, पर वो चुपचाप सहन कर रहे हैं, तो वो सहन करना मेरे ख्याल से बंद करना चाहिए, या हाँ, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। आवाज़ ये उठाना एक बड़ी बात बहुत है, बहुत और बड़ी ये बात मुझे लग रहा है मतलब कई बार महिलाएं भी शायद उनके पास एक चॉइस होती है। चॉइस ये है कि या तो आप जॉब छोड़ दें, या फिर आप जो भी हैं, आप जिनके भी अगेंस्ट जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो आपसे बड़ी पोस्ट पर होते हैं, उनका फिर आपको सामना नहीं, करना होगा। टॉलरेट करना गलत बात है।
अगर कहीं आप पे कोई गलत चीज़ हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो उसको टॉलरेट करना गलत बात है। लेकिन जो शिकायत कर देता है उसके प्रति भी समाज का नजरिया बहुत बदल जाता है। नहीं, शिकायत कर देता है उसको, वही मैं कहती हूँ ना, समाज को पहले सोच बदलने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई शिकायत करता है जी। तो समाज ने उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि उसको दबा देना चाहिए या उसके तरफ कोई और एंगल से देखना नहीं, चाहिए। अब तो तो मुझे फिर भी थोड़ा सा फैमिलियर हो गया है समाज, सॉरी फ्रेंडली हो गया है इस चीज को लेके। जी, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा ऐसा रहा है कि शिकायत करने को मना ही किया जाता है, महिलाओं को नॉर्मली चुप करा दिया जाता है। हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, परिवारों के अंदर भी ये होता है। नहीं, वही मैं कह रही थी कि जैसे अगर हम देखेंगे कि छोटी लड़कियां होती है, जी जी। उनको एवरी लेवल पे कहीं ना कहीं, कहीं स्कूल का बस ड्राइवर हो, वॉचमैन हो, जी जी। वहां से उनको मोलेस्टेशन हो, ये सारी चीजें, बस में अगर ट्रैवल कर रही हो तो भी उनको पीछे से दबा देना, ये करना, सब बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। टीनेजर्स होने के बाद फिर भुगतना पड़ता है, काम करने जाते हैं वहां भुगतना पड़ता है, माने कॉर्पोरेट लेवल में भी भुगतना पड़ता है। उसके बाद अगर पॉलिटिक्स में जाओ वहाँ भी भुगतते हैं। तो जहाँ पर जाते हैं उनको भुगतना पड़ता है, पर उसके खिलाफ उनको डटकर उसका सामना करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी ये करेंगे, पर दिक्कत इस बात की है, मुझे सिर्फ लास्ट आपको एक पॉइंट बोलना है कि महाराष्ट्र का जो महिला आयोग है, आपको पता है उसको कितना फंड दिया जाता है साल का? 2 करोड़ रुपया। जो महाराष्ट्र में 11 लाख करोड़ की डेट है, उसकी महिला आयोग के पास खर्च के लिए अगर सिर्फ इतने पैसे हो, तो वो क्या सिस्टम सेटअप करेंगे, क्या अपने स्टाफ बिल्डअप करेंगे, क्या पूरी माने जो उनको कॉलिंग सिस्टम्स है, अगर उसमें तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उनको ईमेल कंप्लेंट चाहिए। आप मुझे बताओ कि कितने महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में उनके पास ईमेल की कौन ईमेल फैसिलिटीज करेगा? होंगी? सही बात कौन है। करेगा? तो जब भी हमारी अभी महिला आयोग की मीटिंग थी, तब मैंने ये सारे सवाल पूछे जी। कि आपके फॉलोअप्स कुछ नहीं है, कंप्लेंट्स आती है उस पे खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते हो, देयर इज जीरो फॉलोअप। पर वो भी कहाँ से करें, सरकार पैसे ही नहीं देता है। महिला आयोग की जो है, इट इज जस्ट अ पॉलिश्ड पोस्ट, जिसमें बस ओनली पेंटेड फेसेस आर गोइंग, दैट्स इट। और वो दिखाने के लिए एक पोस्ट है, काम करने के लिए बिल्कुल नहीं है, जमीनी काम कुछ भी नहीं हो कुछ रहा भी नहीं है। उनको जो पुलिस के साथ फॉलोअप लेने की जरूरत है, अगर किसी के साथ एट्रोसिटी होती है, जी। किसी के साथ घरेलू हिंसाचार की बात होती है, तो उनको जाना जरूरी है, फॉलोअप लेना जरूरी है। कुछ नहीं होता है क्योंकि उनको फंड्स ही नहीं दिए जाते। ये दिक्कत है, क्योंकि राज्य सरकार जो है, अगर वो महिला आयोग तक को पैसे नहीं देगा, तो वो कितने संजीदा है इस पूरी फाइट में फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये हमें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है। तो अंजलि जी, जैसे कि हम बात ही कर रहे थे, महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचारों के अलावा उनकी अपनी प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। एक लंबे सफ़र पे जाना हो तो कहीं एक वॉशरूम भी नहीं मिलता रास्ते में, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ख़ासकर अगर हम बात करें मुंबई की, तो हमारे यहाँ बीएमसी का बजट जो है वो 80,000 करोड़ है, और उसके बाद भी जो वार्ड ऑफिस की खुद की बिल्डिंग्स है, वहाँ तक ढंग के वॉशरूम्स नहीं है। अगर आप, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में मैं 36 में से 35 डिस्ट्रिक्ट्स घूम चुकी हूँ, और ये सबसे बड़ी दिक्कत कितनी है ये मुझे पूछिए आप, क्योंकि कहीं भी जाना हो तो या तो कोई रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है जी। और रूरल एरियाज में अगर हम जाते हैं वहाँ तो available वहाँ नहीं तो है। जो रेस्टोरेंट्स में भी होता है, बेसिकली क्या है ना, हम हाइजीन पे फोकस ही नहीं करते। जहाँ भी देखो, चाहे अपने देश के हो या देश के बाहर के इंडियन मॉल्स में हो, चाहे वो सिंगापुर का मुस्तफा मॉल क्यों ना हो, वहाँ पर आपको दूर से ही एक स्मेल आता है। बिल्कुल। तो ये जो दिक्कत है ना, हम अपनी हाइजीन पे फोकस क्यों नहीं करते, ये मुझे नहीं समझ में आता। तो एक तो टॉयलेट्स बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, जो रेस्टोरेंट्स में हैं वो बहुत गंदे हैं। बहुत गंदे। अगर हम गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे मंत्रालय हो, चाहे कोई भी सिंचाई का इरिगेशन ऑफिस हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाकर देखो वहाँ के बाथरूम्स की हालत क्या है। माने ऐसे लगता है कि नाक दबाकर, हाई कोर्ट के आप जाकर देखो, मुंबई हाई कोर्ट के लेडीज टॉयलेट में कोई जाकर मुझे दिखाए, इतनी बदतर हालत है ना। और महिलाओं के लिए तो ये इतना जरूरी है। बिल्कुल। और ये सो कॉल्ड बीएमसी, बिल्कुल, विच इज सपोज टू प्रोवाइड हाइजीन,
द जॉब ऑफ बीएमसी Yes, yes. इज टू प्रोवाइड हाइजीन। उनके वार्ड ऑफिसेस के, मुझे लगता है आपने तो उसके वार्ड ऑफिसेस का एक शूट करके लोगों को पहुंचाना चाहिए बिल्कुल। कि ये हालत बीएमसी की है, वो क्या खाक हाइजीन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये दिक्कत है आज। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना सारा बजट होने के बाद भी अगर आप एक वॉशरूम नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं अपने ही यहाँ की महिलाओं को, बिल्कुल, यहाँ पे हम इतने बड़े बड़े मुद्दों पे बात कर रहे हैं, नहीं, ये एक सबसे बेसिक नीड है। स्वच्छ भारत अभियान जी। जो था उसका आगे क्या हुआ? हर जगह मैं जहाँ जाती हूँ मुझे कचरा दिखता है, जहाँ जाती हूँ बिल्कुल। गंदगी दिखती है, गंदे वॉशरूम दिखते हैं। तो वो स्वच्छ भारत अभियान का सिर्फ झाड़ू फोटो के लिए ना मानने का ये करके, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके फाइन्स लगाने चाहिए। क्लीनलीनेस बढ़ाने के लिए राइट फ्रॉम स्कूल ये एजुकेशन। थूकना तो ये तो बड़ा बहुत बने ही- बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ये सब प्रॉब्लम्स को जब तक सरकार की तरफ से कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक हाँ, कुछ मतलब नो होना- सिविक सेंस वाली सिविक कंडीशन चल सेंस रही ही नहीं बिल्कुल। है, ये करना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन में अब हमें सिविक सेंस को डेवलप करना है, ये बात आज हमारी फिक्स हो गई है। तो चलिए, तो आज की हमारी ख़ास मुलाकात में अब वक्त हो चला है कि हम अंजलि जी से विदा लेते हैं। और जैसे कि आज हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख ही ली है, तो सभी महिलाएं अपनी सोच को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएं और बढ़ते चले, एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और आगे बढ़ते चले। तो वंस अगेन हैप्पी वुमेंस डे। देखते रहिए मुंबई पंच।